नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। एक बार फिर बातचीत करेंगे भारत और चीन के बीच में जो तनाव है। तीसरे दौर की बातचीत दोनों देशों के कमांडरों के बीच में हुई है। ये बातचीत पहले 11 घंटे हुई, उसके बाद 12 घंटे हुई, लेकिन इन बातचीत में हुआ क्या? आखिर क्या भारत और चीन के बीच में जो सीमा पर, सरहद पे जो तनाव है, उसमें कुछ कमी आएगी या हालात पहले से ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं? क्योंकि भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए या संदेश देने के लिए उनके 59 ऐप बैन कर दिए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर यह है कि अगर दोनों देशों के बीच में रिश्तों में, तनाव में अगर कुछ सुधार हुआ तो वो इस पर निर्भर करेगा कि दोनों देशों के कमांडर्स, जो भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह बात कर रहे हैं और उधर से भी बातचीत चल रही है, उसका क्या कुछ हल निकलता है। इसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मशहूर रक्षा विशेषज्ञ और ट्रिब्यून के डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट अजय बैनर्जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय जी, ये 12-12 घंटे बातचीत हो रही है, क्या मतलब है इसका? जी, पहले तो मैं आपके दर्शकों को ये बता दूं कि 12 घंटे बातचीत का मतलब है उसमें से कई सारा समय निकलता है ट्रांसलेशन में। जी, हमारे जो जूनियर लेवल के सेना के अधिकारी हैं दोनों तरफ, हमारी तरफ जो जूनियर लेवल के लोग हैं उनको चाइनीज आती है, उनकी तरफ से बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आती है जूनियर लेवल पे। मगर सीनियर लेवल पे, जिस लेवल पे बातचीत चल रही है, ये पिछली पीढ़ी के लोग हैं, वर्चुअली 55 साल के ऊपर हैं ये लोग जो बातचीत कर रहे हैं इस समय। इनको, जो हमारी तरफ वालों को चाइनीज शायद नहीं आती है, उस तरफ वालों को शायद अंग्रेजी नहीं आती है, तो आधा समय तो ट्रांसलेशन में निकल जाता है। सो ये मान लीजिए 12 घंटे में से 4-5 घंटे ट्रांसलेशन का काम। बातचीत रही, जब तक आप बात करें, बातचीत कल रात को करीब सुबह 11 बजे मीटिंग शुरू हुई थी चुशूल में। चुशूल लद्दाख के पूर्वी छोर पे है। चुशूल मोल्डो गैप उसे कहते हैं, मोल्डो मीटिंग पॉइंट कहते हैं उसको। चुशूल में जब मीटिंग शुरू हुई सुबह 11 बजे, रात को करीब 11, सवा 11 मीटिंग खत्म हुई है। इसके बीच में मान लीजिए दिन का भोज, चाय और रात का भोज भी बीच में ही है, जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 12 घंटे की मीटिंग के बाद 3-4 बातें सामने आई हैं। उन बातों पे अभी मैं कहूंगा कि हमें कोई एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जून की 6 तारीख को और जून की 22 तारीख को जैसी मीटिंग्स में जब बातचीत सामने आई थी, उसका कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला है। खैर, मैं उस पर आता हूँ जो कल रात को बातचीत हुई है। भारत ने फिर से उठाया है कि पैंगोंग और चीन का जो उत्तरी छोर है, उसमें फिंगर 4 का इलाका और फिंगर 8 का इलाका उससे विवादित है या डिस्प्यूटेड है, वो बहुत सालों से। उसके बीच में हमारी जो पेट्रोल टुकड़ियां या सेना की टुकड़ियां उसको पेट्रोलिंग करने, गश्त लगाने जाती हैं, वो जाती रहनी चाहिए। वो पेट्रोल फिंगर 4 पे नहीं रुकेगा, फिंगर 8 तक जाएगा। फिंगर 8 फिंगर 4 से बता दूं आपके दर्शकों को, पूर्वी छोर पर है। करीब 8 या 10 किलोमीटर का फासला है दोनों जगहों के बीच। चीन इस समय फिंगर 4 पे बैठा है, तो हम ये कह रहे हैं स्टेटस क्यो एंटे, एक लफ्ज यूज होता है बार बार अंग्रेजी का, स्टेटस क्यो एंटे एज ऑन May 4। स्टेटस क्यो एंटे का मतलब ये है कि जहां फिंगर 4 से आप पीछे जाइए, चीन पीछे जाएगा फिंगर 8 तक, और गालवान में पीछे जाएगा चीन। वो हॉट स्प्रिंग एक जगह और है, वहां पीछे जाएगा चीन। उन बातों में बात चल रही है कि आप पीछे जाइए। ये जगह विवादित है, मतलब वहां पर हमारी गश्त भी जाती थी, उनकी गश्त भी जाती थी। चीन ने आज अपने आप ही यूनिलैटरली ये कहा कि नहीं, हिंदुस्तान की गश्त या पेट्रोल टुकड़ी वहां नहीं आ पाएगी, सिर्फ चीन की आएगी। उस पर हमने आपत्ति जताई है, कल भी मीटिंग में यही बात हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कल मीटिंग में हुई है आशुतोष, वो बड़ी अहम है। उस पर यह कहा गया है कि डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट। डी एस्केलेशन मैंने जो हमारे बड़ा हथियारों का, तोपों का, टैंकों का जमावड़ा है, उसको पीछे करा जाए, ये तो होगी डी एस्केलेशन। डिसएंगेजमेंट हो गई जब हमारे ट्रूप्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, कई जगह पे केवल 600 मीटर का फासला है। आपके दर्शकों को बता दूं, 600 मीटर एक बंदूक जो वहां पर जिसके हाथ में बंदूक है, उसकी मारक क्षमता 600 मीटर से ज्यादा है। तो मान लीजिए आप दोनों तरफ के सैनिक आपके जो खड़े हैं, वो एक दूसरे की मारक क्षमता के, राइफल की मारक क्षमता के अंदर खड़े हैं, तो बड़ा उससे रिस्क बढ़ जाता है। जरा सी भी बात हो जाए तो अगर फायर खुल गया तो काफी बड़ा नुकसान दोनों तरफ हो जाएगा। दोनों के पास ऑटोमेटिक वेपन है, बिल्कुल आधुनिक वेपन है दोनों के पास, और वो वेपन की मारक क्षमता बहुत ज्यादा है दोनों के पास जो वेपन है, जो हाथ में लोगों ने पकड़े हुए, वहां टुकड़े हुए हाथ में। तो ये बात हुई कि इनको थोड़ा डिसएंगेज करिए। भारत और चीन ने ये जब 22 जून को मीटिंग हुई थी तो बात हुई थी कि 3 किलोमीटर का फासला बनाया जाएगा। जी, सबसे पहला चरण ये होगा कि 3 किलोमीटर का फासला बनाया जाएगा दोनों तरफ की टुकड़ियों का। 3 किलोमीटर बहुत बड़ी वो होती है डिस्टेंस पहाड़ों में, और उस डिस्टेंस में ये है कि अचानक से कोई चीज होने का कोई चांस नहीं रहता है। कोई सीनियर अधिकारी उसमें इंटरवीन कर सकता है, बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं। मीटिंग की जब तक बात है, मैं अभी ये केवल एक बात कहूंगा, जब तक जमीन पे कुछ बदलाव ना आ जाए, इस मीटिंग को निर्णायक नहीं माना जाना चाहिए। आशुतोष, बिल्कुल। ये तीसरी मीटिंग है। इसके पहले जब 6 जून की मीटिंग थी वो काफी अहम मानी गई थी और उस पर यह सहमति बन गई थी कि दोनों तरफ से डिसएंगेजमेंट शुरू होगा।
लेकिन वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि डिसएंगेजमेंट को चाइना ने ऑनर नहीं किया, और उसके बाद 15 जून को जो हादसा हुआ वो सारी दुनिया को पता है। भारत के 20 जवान शहीद हुए, चीन की तरफ से भी शहीद हुए। ऐसे में भारत और चीन के बीच में इस वक्त जो विश्वास का रिश्ता है वो कितना है? क्योंकि बातचीत में आगे तब बढ़ेगी जब दोनों देशों के बीच में विश्वास होगा। भारत की तरफ से उनके ऐप जो है वो बैन किए जा रहे हैं, चीन की तरफ से भी, और दोनों तरफ से जो सामान का आवाज आई थी उस पर भी काफी हद तक प्रतिबंध एक तरीके से लगा हुआ, दोनों के पोर्ट पे पड़े हुए हैं। तो विश्वास कितना ज्यादा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। इस पर जरा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे क्या? आशुतोष, मेरे को याद है जब हमला हुआ था जून 15-16 में, जो झगड़ा हुआ था गालवान का, उसके बाद भी हम लोगों की बात हुई थी। लेकिन आशुतोष, सबसे पहली चीज ये है कि जब गालवान में जो लड़ाई हो गई तो जो 50 साल से आपकी शांति थी, सन 67 के बाद एक दूसरे पे हमला हुआ था। सन 74 में कुछ हमारे सैनिक उस तरफ चले गए थे, वो मर गए थे। मगर झगड़ा जिसे कहते हैं वो सन 67 के बाद आज हुआ है। ये 53 साल की शांति भंग हो गई 15 जून जी। तो ये कोई साधारण चीज तो है नहीं। दोनों तरफ की सेनाओं के पास बड़े बड़े हथियार हैं, आधुनिक हथियार हैं, और सेनाएं बीच में हटने को तैयार नहीं है। बिकॉज ये इसमें इज्जत और इकबाल का सवाल आ जाता है कि सेना की इज्जत का और इकबाल का सवाल है। तो वो इस समय पीछे नहीं हटेंगे, ये मानने वाली बात है। 15 जून का जो हादसा हुआ है, 20 लोग हमारे मरे हैं, कुछ कहते हैं उनके 30 मरे हैं, 22 मरे हैं, कुछ फिगर आ रहा है चाइना से भी जो उनके मरे हैं। तो ये नॉर्मल सी जिसे कहते हैं ना कि वो 67 के बाद जो, या मान लीजिए 2006-7 के बाद से जो थोड़ी सी नॉर्मल सी बॉर्डरों पे देखी है आशुतोष में, पिछले 12-15 साल में कम से कम 6-7 बार LAC पर गया हूँ। त्रिशूल में 3 मरतबा गया हूँ पिछले 8 साल में। जो एक नॉर्मल सी देखने को मिलती थी ना, वो भंग हो चुकी है। ये मान के रखिए, जब आप ट्रस्ट की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, जब वो नॉर्मल सी भंग हो गई तो जाहिर बात है कि ट्रस्ट और विश्वास भी टूट चुका है 15-16 जून की रात को गालवान में। जब आप बात करते हैं कि चाइना क्या कर सकता है इस ट्रस्ट को रिस्टोर करने के लिए, देखिए इसमें समय लगेगा। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर इस टाइम विश्वास नहीं कर रही हैं, उनका जमावड़ा बढ़ रहा है आशुतोष, कम नहीं हो रहा है। जरा हमारे दर्शकों को ये बताएं, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप 8 बार कम से कम LAC पे गए हैं, और पिछले दिनों जब आप गए तो आपको नॉर्मल सी दिखाई नहीं पड़ी। हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त LAC पे क्या है, मतलब किस तरीके का तनाव का मतलब ये है कि जमीन पे क्या है, क्या कुछ दिखाई पड़ रहा है, और जिसको आप कहते हैं कि नॉर्मल सी नहीं है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, नॉर्मल सी पहले कैसे हुआ करता था कि जो विवादित इलाके थे, डिस्प्यूटेड इलाके थे, उसमें हमारी पेट्रोल गई और उनकी पेट्रोल सामने से गश्ती टुकड़ी आई। और 2005 में हमारा एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था चाइना के साथ। इंडिया और चाइना ने एक प्रोटोकॉल साइन किया था कि अगर मान लीजिए विवादित इलाके में हम दोनों के ट्रूप्स आ जाते हैं तो विश्वास करना तो एक दूसरे को एक बैनर दिखाया करते थे कि आप वापस चले जाइए, ये हमारा इलाका है। वो बैनर देख के उसे, उसका ड्रिल का नाम था बैनर ड्रिल। 2005 से चल रही है वो जी। ऐसे बैनर दिखाते थे एक दूसरे को, हम दिखाते थे चाइनीज में लिखा हुआ और अंग्रेजी में लिखा हुआ, वो दिखाते थे अंग्रेजी और हिंदी में लिखा हुआ बैनर कि आप वापस चले जाइए, ये चीन का इलाका है, वो दिखाते थे। हम दिखाते थे हिंदुस्तान का इलाका, वापस चले जाइए। और दोनों तरफ के ट्रूप्स वापस चले जाते थे प्रोटोकॉल के तहत। अच्छा। अब वो प्रोटोकॉल टूट चुके हैं, विश्वास टूट चुका है। 2005 का प्रोटोकॉल टूट चुका है। 2013 का एक और प्रोटोकॉल था कि हम एक दूसरे के ट्रूप्स को, उनके जो पेट्रोल पार्टी जा रही है उसको ट्रेल नहीं करेंगे, पीछे से नजर नहीं रखेंगे, उन पर कोई हमला नहीं करेंगे। ये 2013 का एक और कवायद थी, हमारी एग्रीमेंट था, उसको कहते थे BDCA, बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट। 2013 में साइन हुआ था ये चाइना के अंदर। तो आप ये देख लीजिए, दोनों एग्रीमेंट टूट चुके हैं, विश्वास टूट चुका है। नॉर्मल चीज जब आप बात करते हैं तो ये, जब मैंने वो चीजें देखी हैं, ये एक बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हो रही है त्रिशूल में, वहां से चीनी सैनिक आए हुए हैं, उनकी पत्नियां भी आती थी, हमारे अफसरों की पत्नियां भी जाती थी, बड़ा अच्छा वार्तालाप हुआ करता था, गिफ्ट एक्सचेंज होते थे, बच्चे आते थे उनके, हमारे अफसरों के बच्चे भी कई जाते थे। मतलब एक बहुत मेले टाइप का एटमॉस्फेयर हुआ करता था। उन्हें कहते थे सेरेमोनियल बॉर्डर पर्सनल मीटिंग। साल में 3-4 हम होस्ट करते हैं, 3-4 वो लोग होस्ट करते हैं। एक जैसे कहते हैं ना, बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, बिल्डिंग मेजर, ये ऐसी बातें वहां पर हुआ करती थी। अब मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा कुछ जल्दी से हो पाएगा। और मैं आपके दर्शकों को एक और बात बता दूं, 2016 में यही चीन की सेना ने, पीपल लिबरेशन आर्मी ने हिंदुस्तान की आर्मी के साथ यही त्रिशूल में एक्सरसाइज करी थी, जॉइंट एक्सरसाइज, यहीं पर बॉर्डर एक्सरसाइज 2016 इसी स्पॉट पर। आशुतोष, ये तो आपने बहुत अच्छी और बहुत जबरदस्त बात बताई। अब हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जहां एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, एक दूसरे के पत्नियां आपस में मिलती थी, और अब माहौल ये हो गया कि हम एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। अगर वो चीन की तरफ से गड़बड़ है तो क्या हुआ, और अगर हमारी तरफ से कोई गलतफहमी हुई तो क्या हुआ? तो जरा लंबी बातें बताता हूं। ऐसा है, देखिए आज क्या फर्क पड़ा है। पहले जब हमारी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग की सेरेमोनियल मीटिंग हुआ करती थी
उसमें ये सब गिफ्ट वगैरह चेंज हुए, पत्नियां आई, बच्चे आए, खेल कूद हुआ, स्पीचेस हुई, खाना पीना हुआ और गिफ्ट एक्सचेंज हुए। किसी ने प्राइम मिनिस्टर की फोटो दी, किसी ने कुछ और दिया, ऐसे गिफ्ट चले। और अब ये फर्क हुआ कि जो विवादित इलाके थे वहां चीन ने कहा कि अब इन विवादित इलाकों को मैं अपने कब्जे में कर लेता हूँ। देखिए, मैं अब आपके दर्शकों को बड़ी एक पेचीदगी बताता हूँ। सन 56 में चाओ एन लाई चीन के जो प्रीमियर थे उस समय पे, उन्होंने बॉर्डर टॉक में हमारे साथ, इंडिया के साथ, एक सन 56 में एक लाइन बताई कि हमारी क्लेम लाइन ये है, लद्दाख में एक्सटेंशन में हमारी एक क्लेम लाइन है, ठीक है। अब ये 56 का डेट याद रखिए। अगली डेट आती है सन 60 में, चाओ एन लाई इंडिया आते हैं, दिल्ली में आते हैं 5 दिन की, और वो एक नई लाइन लेके आते हैं, उसे कहते हैं 1960 क्लेम लाइन। अब वो जब नक्शे पे देखो तो 1960 क्लेम लाइन जो है वो 56 की लाइन से कई किलोमीटर वेस्ट में है, मतलब पश्चिम में है, मतलब इंडिया की तरफ है। आज की डेट में मेरा ये मानना है आशुतोष कि चीन जो है वो सन 60 की लाइन को फाइनल करना चाहता है कि ये फाइनल एलएसी है। भारत इस पे विरोध कर रहा है। 56 और 60 में जो इलाका है वो विवादित है, बहुत सारा इलाका उसमें विवादित है, सारा नहीं, बहुत सारा विवादित है, और हम उसमें पेट्रोल करते थे, हमारी टुकड़ी उसमें गश्त लगाती थी। चाइना आज कह रहा है, इन अ वे हमें बताना चाह रहा है कि सन 60 की लाइन जो है वो एलएसी है, हम उस पर विरोध कर रहे हैं आशुतोष। तो क्या हम 56 की लाइन को मानने को तैयार है? जी नहीं, 56 की लाइन चाइना की क्लेम लाइन है, हमने आज तक उसको माना नहीं है। हमारी क्लेम लाइन अक्साई चीन के वो पुणे में चलती है, जिसे जॉनसन लाइन कहा जाता है, सन 54 की लाइन है, 1865 में पहली बार ड्रॉ करी गई थी। हमारी क्लेम लाइन उस पर चलती है जो अक्साई चीन भी बीच में आता है, वो हमारा क्लेम है। चाइना उसको नहीं मानता, हम चाइना के क्लेम को नहीं मानते, ये विवाद है आशुतोष। तो अब जो बातचीत हो रही है, इस बातचीत में भारत की तरफ से क्या कहा जा रहा है और चीन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, अगर जानकारी कुछ? अभी तक देखिए, अभी तो अंदर की बातें ये बाहर अभी आई नहीं है, बिकॉज रात को देखिए 11 बजे अगर मीटिंग खत्म हुई है तो कमांडर करीब 12 साढ़े 12 तो ले पहुंचे होंगे। चुशूल से ले करीब 200 किलोमीटर का फासला है। अगर हेलीकॉप्टर में भी गए होंगे तो 20-25 मिनट तो उसी में लगते हैं, और बाई रोड 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो कमांडर आज ब्रीफ नेचुरली दिल्ली को करेंगे, फिर आगे बात निकलेगी क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। मगर जो पिछली मीटिंग थी उसमें मैंने बता दिया कि 6 जून और 22 जून को एक नियमित फासला बनाने की बात हुई थी दोनों तरफ की टुकड़ियों के बीच में, तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला पहाड़ों में दोनों तरफ की टुकड़ियों को बनाने की बात हुई थी। डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी और डिसएस्केलेशन की बात, डीएस्केलेशन की बात हुई। वो मैंने आपको समझाई दिया कि डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट में क्या अंतराल है, क्या फर्क है। अब जहां तक कि ये इसमें क्या हो सकता है अंदर, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। कुछ मेरा पर्सनली मानना ये है कि शायद इतना मिसट्रस्ट आ चुका है 15 जून के इंसिडेंट से, और हाँ 22 जून को जब दोबारा से चीन और हमारी बातचीत हुई थी, चीन 2 कदम पीछे चला गया और 2 दिन के बाद फिर उसी जगह पे वापस आ गया था। तो शायद मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा है इसमें। अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिस जगह पर झगड़ा हुआ था, जहां पे शहादत हुई थी, वहां पे चीन ने दोबारा अपना कैंप बना लिया है और एक तरीके से मिलिट्री कैंप स्टैब्लिश कर लिया है। और एक और बदमाशी की बात की कि उन्होंने अपना एक मैप भी जो है वो जमीन के अंदर दिखा दिया है। जहां तक फिंगर 4 फिंगर 8 की बात है, वो झगड़ा तो अपनी जगह ऑलरेडी बना हुआ है। हॉट स्प्रिंग का भी झगड़ा, उस पर कोई बातचीत आगे बढ़ी नहीं है। तो ये जो चीन की तरफ से जो हरकत हुई है मैप बनाने की या दोबारा कैंप स्टैब्लिश करने की, इसका मतलब चीन क्या संदेश देना चाहता है? देखिए, वही मैं आपको कह रहा था आशुतोष। देखिए, 15 तारीख को जब झगड़ा हुआ गालवान में, उसके बाद 22 तारीख को एक मीटिंग हुई कमांडर्स की, उसमें बात हुई पीछे जाएंगे। चीन कुछ कदम पीछे चला गया, फिर दोबारा उसी जगह पे आ गए। अब जहां पर एलएसी निकल रही है, ये आज तक किसी को नहीं पता कि एलएसी कहां पर निकलती है। जो सैटेलाइट इमेजरी की बात होती है बार बार, हमारे कई मीडिया में भाई वो सैटेलाइट इमेजरी टेलीविजन में दिखाते हैं या अखबारों में दिखाते हैं। आशुतोष, ये सब इमेजेस जो हैं, एक प्राइवेट 2 कंपनियां हैं जो ये प्राइवेट कंपनियां हैं जो सैटेलाइट इमेजेस को निकालती हैं और एलएसी की मार्किंग दिखाती हैं। उससे कहती हैं अप्रोक्सीमेट एलएसी, बिकॉज एलएसी तो जमीन पे कहीं मार्क है ही नहीं। बिल्कुल। तो एलएसी को कैसे दिखा सकते हैं? एलएसी अप्रोक्सीमेट एलएसी कहा जाता है कि ये शायद एलएसी की रेखा है, मानी जाती है ये रेखा। हाँ, उस रेखा को अगर माने जो सैटेलाइट इमेजरी में दिखा रहे हैं, तो वो शायद जो कैंप है वो एलएसी पर ही खड़े हैं, और उसी को बातचीत चल रही है 3 किलोमीटर पीछे जाने की, जिसपे चीन ने 22 तारीख को माना और फिर दोबारा से वापस नहीं आया। भारतीय जो सेना इस वक्त वहां पे मौजूद है, इस वक्त उनके बीच में क्या काफी तनाव है? क्या हमारे जवान जो हैं वो मेंटली तैयार हैं कि किसी लोकलाइज वॉर के लिए या किसी बड़ी वॉर के लिए? आशुतोष, अब मैं आपको कैसे बताऊं, ये बात ऐसे है
सबसे पहली चीज देखिए, सेना ये करती है कि कम्युनिकेशन लिंक्स जो आउटसाइड वर्ल्ड से होते हैं ना, उनको रोका जाता है। तो इस समय अगर चले जाएंगे तांगसे में, चुशूल में, दरबुक में, शायोक में, तो वहां पर कोई मोबाइल टावर नाम की चीज चल नहीं रही है, ठीक है, ताकि कोई फोन ना कर सके। दूसरी चीज, सेना के अपने टेलीफोन होते हैं, उनको एस्कॉन कहा जाता है, वो इंडिया में कहीं भी अपने फोन पे बात कर सकते हैं, उन्होंने अपने घर को संदेश देना वो भी दे सकते हैं, ब्रिगेड में चला जाएगा, आगे उधर तक संदेश चला जाएगा, तो उनके परिवारों को, पत्नियों को, बच्चों को पता है कैसे बातचीत करनी है। और वैसे भी इस समय बातचीत करने का समय नहीं है पत्नियों से या फैमिली से। तो सेना की जमावड़ी एक एक्लिमेटाइजेशन की जरूरत होती है उस एल्टीट्यूड पे। आशुतोष, 14, 15, 16,000 फुट का एल्टीट्यूड है, तो एक्लिमेटाइज करना पड़ता है, करीब 20 दिन लगते हैं एक्लिमेटाइज करने में, 21 दिन, 3 हफ्ते लगते हैं पूरे। तो वो कई टुकड़ियों को मई के पहले हफ्ते में एक्लिमेटाइज करा के और उन जगहों में पोस्ट कर दिया गया है। कई सारे टैंक्स, जैसे मीडिया में छप रहा है, कई सारे टैंक्स, बड़ी तोपें, गन्स, C-17 एक विमान है बहुत बड़ा, 70 टन माल उठाता है, उस विमान के जरिए लेन उतारी गई है और आगे बाई रोड गई है। सेना का वैसे भी लद्दाख में एक अच्छा खासा जमावड़ा है चीन के सामने, और कोई छोटा जमावड़ा नहीं, उसमें एक भारी बढ़ाई की गई है, उसमें इंक्रीज किया गया है भारी लेवल पर, क्योंकि चीन की तरफ से बहुत बड़ा इंक्रीज है, बहुत बड़े मिलिट्री वॉर लाइक स्टोर्स जिसे कहा जाता है, उनका मूवमेंट है आशुतोष, इसलिए हमने भी किया आशुतोष। अजय, ये जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि इस झगड़े के पहले या अप्रैल के पहले भारत की जो, ये तो मैं बिल्कुल एक ऐसी बात पूछ रहा हूं जो शायद पूरी तरीके से जानकारी न देना चाहे, अगर आपके पास ना हो तो बिल्कुल ना दे, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। मेरा सवाल इतना है कि अगर पहले वहां 10 सिपाही थे, तो अब वहां पे कितने सैनिक मौजूद है, ताकि हमारे दर्शकों को एक अंदाजा लग जाए कि इस तनाव के बाद से वहां पर कितना बड़ा जमावड़ा भारत की तरफ से हुआ और कितना बड़ा जमावड़ा चीन की तरफ से हुआ है। आशुतोष, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास नंबर है एग्जैक्ट जो पहले थे और आज भी, मगर बोलना उचित नहीं होगा, मैंने अपनी अखबार में भी आज तक नहीं लिखा। ये बातें ऑन ट्रस्ट शेयर की जाती हैं सेना के साथ, हम चुनिंदा पत्रकारों के साथ। तो मैं उसको जब मौका आएगा तो मैं शायद उसको पब्लिक कर पाऊंगा, शायद युद्ध के, अगर युद्ध होता है तो, शायद जब विड्रॉल होता है तो, अभी नहीं बोल पाऊंगा। तो दुगना होगा या तिगुना होगा? नहीं आशुतोष, वो अभी सबको I completely respect that, एक पत्रकार होने के नाते मेरे मन में सवाल होता है कि आखिर में क्या मैं पूरी तरीके से आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, इसलिए हमारे दर्शक भी इस बात को समझ रहे होंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये कि भारत हो या चाहे चीन, दोनों तरफ से इस वक्त सेनाएं जो है लगभग जो पहली स्थिति थी उससे कहीं ज्यादा है। उन्होंने वहां पे हथियारों का भी जमावड़ा काफी कर लिया है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तनाव बहुत ज्यादा है उस पूरे इलाके के अंदर। अब आपसे आखिरी सवाल, लोग ये कह रहे हैं कि ये जो फेस ऑफ है ये लंबा चलने वाला है, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, कितना लंबा चलने वाला है? और दूसरी बात यह है कि अखबारों में इस बात की खबरें भी आई थी कि भारत जो है वो अपने जो आर्म्स और डिलीवरी करा रहा है उसमें भी कह रहा है कि आप जल्दी हमको दे दें। तो क्या ये आशंका है कि कोई लोकलाइज्ड वॉर भी हो सकता है क्या, या अगर नहीं है तो कितना लंबा खिंच सकता है ये मामला? अजय जी, आपको आवाज आ रही मेरी? फेस ऑफ जो है भारत और चीन के बीच में, वो सन 86 में हुआ है। सुंदरौंगचू एक जगह है अरुणाचल प्रदेश जी, वहां पर हुआ था, 9 महीने का फेस ऑफ था मगर ये जो फेस ऑफ है आज सन 86 से फर्क ये है कि उस समय सैटेलाइट इमेजरी नहीं थी, यूएवी नहीं थे, प्रिसिशन मिसाइल नहीं थी और रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ फीडबैक नहीं था। आज वो सब कुछ अवेलेबल है, इसलिए जो रिस्क है वो बहुत बढ़ जाता है। ये कब तक चलेगा आशुतोष? मेरे हिसाब से भारत पीछे नहीं हटेगा। चीन मेरे ख्याल से अभी हटने की कगार पे नहीं है, तो ये मान के चलिए कि सर्दी तो आएगी, अक्टूबर तो होगा कम से कम, पूरा डिसएंगेजमेंट होते होते अक्टूबर तो होगा। बिकॉज देखिए, दोनों तरफ से मिसट्रस्ट आया है 15 जून के बाद। इससे पहले हाथापाई हुआ करती थी, बहस हो गई, ये हो गया, वो हो गया, धक्का मुक्की हो गई, खत्म हो गई, ऊपर तक बात जाती थी। फिर एक हमारी वर्किंग मैकेनिज्म है जो एमईए चलाती है, उसको एक कंट्री हेड करते हैं ना, हमारी सेना के उसमें लोग होते हैं। चीन की तरफ से भी ऐसी एक, उनकी तरफ से भी मीटिंग होती है, ज्वाइंट मीटिंग होती है हमारी। तो उसमें मेरे हिसाब से काफी लंबा चलेगा अभी तक, देखने में मुझे लग रहा है। सर्दी तो आगे रहेगी। अब सर्दी में चीन के पास क्या फैसिलिटी है हमारे, की हमारी बनी हुई है फैसिलिटी, चीन के पास क्या फैसिलिटी है वो देखना पड़ेगा। बिकॉज चीन की फैसिलिटी बहुत कम सैनिक वहां रखने की है, ज्यादा सैनिक रखने की नहीं है।
सर्दी वहां पर आप मान लीजिए आशुतोष, इस समय रात का टेम्परेचर आपने देखा हुआ, इमेजेस जो आ रही हैं, लोगों ने मोटे मोटे जैकेट पहन रखे हैं, इस समय भी रात का टेम्परेचर 0 के आसपास है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए अक्टूबर में टेम्परेचर करीब -20 होता है उन इलाकों में। अक्टूबर -20 रात को टेम्परेचर अक्टूबर में -20 होता है उन इलाकों में अक्टूबर में। और नवंबर दिसंबर में देख लीजिए कहाँ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब माइनस, तो ये मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा सर्दी तक। हाँ आशुतोष, ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे साथ से। नहीं, मैं तो एक ही बार ले गया हूँ, और उस वक्त का जो टेम्परेचर था वो उसको देख के मेरी तो रूह कांप गई थी। मैं तो ईमानदारी से आपको बताता हूँ, हालांकि बहुत पुरानी बात। आपको लेके चलेंगे अक्टूबर नवंबर में चुशूल से, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जाऊंगा। और मैं तो ये बता दूं, जब मैं उस वक्त गया था, करीब आज से करीब 30 साल पुरानी बात होगी, और बहुत यंग था, बहुत ही नया रिपोर्टिंग में आया था। और जो पेट्रोल, जो डीजल कह लें, पेट्रोल कह लें या केरोसिन कह लें, उससे घर को गर्म करने की कोशिश की जाती थी। और जब मैं गया तो रात भर तो मैं सो नहीं पाया, कम से कम 3-4 रजाइयां मेरे ऊपर पड़ी हुई थी, और जो सुबह उठा तो उल्टी मुझे करनी पड़ गई थी। तो मुझे वो याद है। लेकिन मैं बहुत अच्छे से आपके साथ जाना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और आपसे हम दोबारा भी संपर्क करेंगे, दोबारा भी बातचीत करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।